दिनेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। प्रियंका गांधी का हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जब से सक्रिय राजनीति में आई हैं, उत्तर प्रदेश को केंद्र में रख करके काम कर रही हैं और पूरा का पूरा फोकस उनका उत्तर प्रदेश पे ही है। प्रभारी भी हैं वहां की। और आम चुनावों के वक्त हमने देखा था कि प्रियंका गांधी ने काफी वहां पर मेहनत की थी, लेकिन राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खेल में कांग्रेस वहां पर उत्तर प्रदेश में पिट गई। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी नए सिरे से मेहनत कर रही हैं, करती हुई दिख रही हैं और अलग तरह से रणनीति बना रही हैं। हालांकि वो लगातार उत्तर प्रदेश में डेरा नहीं डाली हुई हैं, बीच बीच में जाती हैं। आज भी वो लखनऊ पहुंची हैं और कहा जा रहा है कि 2 दिन की उनकी यात्रा है। उत्तर प्रदेश में वो रहेंगी 2 दिन, लखनऊ में है। आज लखनऊ में उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक की और उसमें शामिल हुई हैं और उस बैठक में चुनावी रणनीति तैयार की गई है। ये तमाम बातें प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं वहां पे, इसको लेकर के है। लेकिन आपको लगता है कि अब जबकि बिल्कुल सामने चुनाव है और ऐसे में, हालांकि बीजेपी के भी कई नेता कह रहे हैं लगातार कि पिकनिक मनाने आ रही हैं और भी बहुत सारी बातें हैं प्रियंका गांधी को लेकर के कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि क्या ऐसी रणनीति से उत्तर प्रदेश का जो जनाधार सिमटा हुआ है कांग्रेस का, उस जनाधार को बढ़ाया जा सकता है? एक तरफ राहुल गांधी तो ठीक है, पूरे देश में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में घूम रहे हैं, ठीक है। आज जरूरत उनकी अगर जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, केरल में जरूरत है, केरल पहुंचते हैं, कन्याकुमारी या तमिलनाडु में जरूरत है, वहां पहुंचते हैं, या पूर्वोत्तर में जरूरत वहां पहुंचते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के सामने एक और सिर्फ एक प्रदेश उत्तर प्रदेश है, फोकस्ड हैं। उत्तर प्रदेश के लोग ये भी डिमांड करते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में अगर प्रियंका गांधी को सामने ला दिया जाए तो शायद जनाधार में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है, जो रणनीति, प्रियंका की रणनीति की बात, मैं कांग्रेस की रणनीति की बात नहीं कर रहा हूं, प्रियंका की रणनीति उत्तर प्रदेश को लेकर के आप क्या कुछ देखते हैं दिनेश जी? राजीव जी, एक तो देखिए, भाजपा ही नहीं, जो तटस्थ विश्लेषक हैं वो भी इस पर सवाल उठाते रहे हैं कि पिकनिक पॉलिटिक्स से उत्तर प्रदेश में जड़ें जमाना संभव नहीं है, इसके लिए लगकर काम करना पड़ेगा। और लेकिन इसके पीछे की सच्चाई हमें समझनी पड़ेगी। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का मैदान एक सतत प्रक्रिया के तहत विपक्ष ने लूटा। वहां जिस तरह जो है जातीय राजनीति हुई, पिछड़ों की राजनीति, दलितों की राजनीति, तो उसमें कांग्रेस को कुनबे का बिखराव होना ही था और वो काफी कुछ ज्यादा ही हो गया था। और अब उसके बाद जब ये मोदी एरा में जो है जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है, उसमें कांग्रेस का और ज्यादा नुकसान हुआ। अब जो इस समय जो देश में जो जनमत बन रहा है वो कुछ कह रहा है। जैसे आप देखें, किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन नहीं रह गया। किसान अब मोदी जी से पूछ रहे हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा मोदी जी, इस कविता के असली मायने क्या है, जरा जनता को ठीक से समझा दीजिए। पहले तो आप कर तो कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, तो इस कविता का मायने फिर आप ही हमको समझा दीजिए। वो महंगाई की बात उठा रहे हैं, वो तमाम तरह के इस देश में जो भय का वातावरण है उसकी बात, और नफरत का जो माहौल पूरे देश में बना है, जो 3 नारे एक साथ लगाने की बात है, वो वही संदेश है कि भाई आपने इस देश को खंड खंड कर दिया है आपके जो लोगों ने। और अभी भी इस समय आप अगर गौर कर रहे हो तो सोशल मीडिया पर वो मानव वध से लेकर दुनिया भर के जो मैसेजेस फिर से वो अजीब अजीब से वीडियोज आने फिर शुरू हो गए हैं। और मथुरा और इधर की उदाहरण आपने देखी कि किस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए प्रयास हो रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जो देश का जो जागरूक समाज है, जो माहौल दे करके फैसला करता है, बड़ी दुविधा में रहता है कि कहां जाए आखिर इस माहौल में। तो उसको उसके दिमाग में एक बात तो आई है, ये बात ये आई है कि जो है हमें कुछ करना है। जो परसेप्शन की लड़ाई है, इसमें अपोजिशन इस समय बहुत आगे हो गया भारतीय जनता पार्टी से। अगली बार जब आप चुनाव सर्वे कराएंगे तो यकीनन आपके नतीजे बहुत डिफरेंट आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर, करनाल, चंडीगढ़, ये और जो बाकी 75 जो है जो पंचायतें होने वाले हैं, उनका एक इम्पैक्ट भी होगा। और ये इम्पैक्ट कई तरह का इम्पैक्ट है। ये समाज में जो आज राहुल की बात से हम उसको जोड़ते हैं, राहुल हालांकि उनके भाषणों में वो नाटकीयता नहीं है, न वो
अखिलेश जी में है, वो नाटकीयता जो जो इस देश के भावुक लोगों को प्रभावित करती है, बावजूद इसके वो बात कह रहे हैं, वो उस सत्य को कह रहे हैं जो कहा जाना चाहिए ऐसे माहौल में। और जब जब लग रहा है कि कुछ स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं, लोग अपने देश के प्रति लापरवाह हो गए, अपने देश के मूल्यों के प्रति लापरवाह हो गए, संविधान के प्रति लापरवाह हो गए हैं। संविधान का क्षरण हो रहा तो होने दो, सामाजिक मूल्यों का हो रहा तो एकता का जो समाज की थी वो खंडित हो तो होने दो। ऐसी कुछ लापरवाही से लोगों में आ गई है, तो उसके खिलाफ एक माहौल बन रहा है। ऐसे माहौल में प्रियंका गांधी जो नए जोश के साथ में उत्तर प्रदेश में गई है। देखिए, उन्होंने एक बड़ा लंबा प्रोग्राम बनाया है, 2 लाख कार्यकर्ताओं के 700 कितने वो सम्मेलन वहां पर कांग्रेस करने जा रहे हैं। लल्लू सिंह जी से उनकी, अजय सिंह लल्लू से उनकी बातचीत चल रही है। अब वो हर स्तर के नेताओं को संबोधित करेंगी, यानी कि कांग्रेस को भी दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि जो कांग्रेस के गढ़ थे, नेहरू गांधी खानदान के जो 2 गढ़ थे, अमेठी और रायबरेली, उन 2 जिलों में सिर्फ 2 सीटें रह गई। एक जो है हरचंदपुर और एक रायबरेली से 2 सीटें रह गई वहां पर। वो 10 सीटें भी उनके पास नहीं है। सहारनपुर में जो कि एक समीकरण बनते हैं, सहारनपुर नहीं, वेस्टर्न यूपी में बहुत जगह ऐसी गुंजाइश है जहां पर बसपा का प्रोमिनेंस रहा है। अब बसपा का जो नया किस्म से प्रकटीकरण हो रहा है, जो मायावती जी का जो एक्सपोजर हो रहा है, उसमें यही दिख रहा है कि मायावती जी कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो गई हैं और वो भाजपा के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। बहुत डरी हुई, सही में भी, वो वास्तव में उन पर डर का बहुत ज्यादा असर है। और कभी वो सर्वधर्म की पंडितों की पत्नी क्या बातें ही कर रहे हैं। अब पंडितों वही पंडित अब विकास दुबे की पत्नी को भी टिकट देने की बात होने लगी उनके यहाँ, तो कंफ्यूज है। तो इस कंफ्यूजन में सहारनपुर की जो सीट है वो कांग्रेस को ऐसे ही मिली थी। बेहद की सीट कांग्रेस को इसी बंटवारे में मिली थी। और तो इधर उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें हैं जहां मुस्लिम डोमिनेंस जो है वो बजाय सपा के कांग्रेस की तरफ भी हो सकता है। और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण जो है वोट डालने वाले हैं। तो इस तरह कांग्रेस के लिए बेहतर स्कोप है। डेफिनेटली अखिलेश यादव बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ में रालोद का गठबंधन वो बेहतर करते हुए दिखा रहे हैं। और जो आम वोटर है वो भी यही देखेगा कि जो सबसे मजबूत है उसको जिताया जाए। किसान आंदोलन का इंपैक्ट हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कांग्रेस के लिए गुंजाइश दिखाई दे रही है। मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस वहां पर मुख्यमंत्री बना पाएगी या प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा भले ही घोषित करें, लेकिन अभी ऐसी कोई गुंजाइश मुझे बहरहाल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस को अपने खोए हुए मैदान में से कुछ हासिल करने के लिए एक माहौल है, मौका है, तो उसके लिए प्रियंका गांधी वहां पर गई हैं। देर से ही सही, देर होने की भी उनके पास कारण है। और जिस तरह कांग्रेस के वो जो G3 एंड और उस टूटे हुए कुंबे को भी जोड़ने के हल्के से प्रयास हो रहे हैं, ये भी शायद इनको मदद करे। तो कुल मिलाकर थोड़ी बहुत एक कांग्रेस के लिए थोड़ी सी उम्मीद बन रही है उत्तर प्रदेश में। वोट शेयर में ही कुछ इजाफा हो जाएगा। पता है 6 पॉइंट कुछ रह गया कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, जो जिसका एक राज्य हुआ करता था यहाँ पर एक जमाने में, तो उसमें गुंजाइश है। तो ये डेवलपमेंट यही से वो इंगित कर रहा है कि कांग्रेस को थोड़ी सी उम्मीद बनी है। जो कांग्रेस करेगी डरो मत, तो वो डरो मत का मतलब उनका यही कि वो लोगों को आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि यार मैं हूं ना, वो शाहरुख खान की फिल्म थी ना मैं हूं ना, तो इस समय उस मुद्रा में है अखिलेश जी भी और राहुल गांधी जी भी। और दोनों ही देखते कौन ज्यादा कला दिखा पाता। हालांकि दोनों को कलाकारी नहीं आती, कलाकारी के मामले में तो मोदी जी और उनकी टीम गजब है, उनका कोई अभी कभी मुकाबला नहीं है इसमें। और उनके पास और भी तुरुप है बहुत सारे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, देखने की बात है। तो फिलहाल एक माहौल तो बन रहा है कि कांग्रेस अपनी कुछ तो जमीन अपनी वापस लेगी इसमें। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, आप लगातार अभी बता भी रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आपने काफी अभी घूमा भी है, देखा भी है, लोगों से बातचीत भी हुई है आपकी। इस बीच अभी हमने देखा कि आज जब प्रियंका गांधी वहां पहुंच रही थी तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह जी, उन्होंने जो ट्विटर पर कटाक्ष किया कि प्रियंका वाड्रा जी आज फिर से पिकनिक मनाने के लिए लखनऊ पधार रही हैं। सवाल यह है कि जब प्रियंका पिकनिक के लिए ही पहुंच रही हैं तो उसमें बीजेपी को क्या तकलीफ है? बल्कि ये तो अच्छी बात है कि लोग पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश को चुन रहे हैं। और आज हम लोगों ने देखा कि खबर और भी आई है कि खासकर मथुरा का 10 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है
उसको आज योगी जी ने पर्यटन क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो तीर्थ क्षेत्र घोषित हो रहा है, लोग जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए। बात ये एक कटाक्ष और मजाक की बात है, उस लहजे में मैं भी कह रहा हूं। सवाल यहां पर कांग्रेस के लिए है और सवाल बीजेपी के लिए है, और सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप अभी घूम भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि क्या ये किसी किस्म का डर है, जिस डर की बात उधर राहुल गांधी भी कह रहे थे, खासकर कांग्रेस को लेकर के और कांग्रेस से बीजेपी को, क्योंकि आमने सामने एक ये तो साफ बीजेपी को दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ एक विकल्प के तौर पर पिछले दिनों उभर करके आई है। हमारे सर्वे में भी लगातार वो चीजें आ रही हैं। लेकिन अगर कांग्रेस भी उतनी मजबूती के साथ आगे बढ़े, उतनी नहीं लेकिन कुछ मजबूती के साथ या कुछ मजबूत होती हुई दिखाई दे, तो क्या घाटा दोनों तरफ से बीजेपी को होने वाला है या सेंधमारी कांग्रेस जो है विपक्षी दलों में करेगी? देखिए, एक तो बीजेपी के लोगों की जो आलोचना करने का तरीका है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को या कांग्रेस को लेकर, वो एक भूत सवार है, एक ऑब्सेशन है। एक अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखा स्मृति ईरानी जी का, वो अमेठी में किसी लस्सी वाले से सवाल पूछ रही है कि यहाँ पे गांधी परिवार को लस्सी पीने आया, और उस लस्सी वाले ने जवाब दे दिया, उनका वीडियो खराब हो गया कि यहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आते रहे हैं। तो ये इस स्तर तक जाना कि आप लस्सी पीने जा रहे हैं, आप चाय पीने जा रहे हैं और वहां पूछ रहे हैं कि यहाँ पे गांधी परिवार कोई आया, तो ये एक ऑब्सेशन है, भूत सवार है इन लोगों को, या डर है किसी तरीके का, जैसा आप कह रहे हैं। और जहां तक पिकनिक की बात है, तो लखनऊ बहुत खूबसूरत बना है, लखनऊ का खासकर वो गोमती नगर का पूरा इलाका, और वो पिकनिक स्पॉट जैसा दिखता है बहुत, उसका श्रेय मायावती को जाता है। योगी सरकार जो है वो लगभग 5 साल होने जा रहे हैं उनको। मुझे लखनऊ में कोई एक तब्दीली बता दें, किसी ने कोई एक पार्क बनाया हो, कोई एक चीज बनाई हो जिसको पिकनिक स्पॉट कहा जा सकता हो। तो पिकनिक बनाने भी अगर कोई जा रहा है तो वो पिकनिक स्पॉट भी इन्होंने नहीं बनाया है। दूसरी देखिए राजीव जी, बहुत सारी चिंताएं हैं। कांग्रेस पे हमला ज्यादातर होता है, इन्होंने पूरा मीडिया का इन्वेस्टमेंट पूरा जो है वो राहुल गांधी पे हमला करने के लिए ही सारा इन्वेस्टमेंट जो है मीडिया का होता है। और किसी पर इस तरीके से, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, या मायावती हो, या विपक्ष के दूसरे नेता हो, बंगाल के इलेक्शन आए तो जरूर मायावती पे, ममता बनर्जी पे हमले हुए, लेकिन उसके बाद खामोश है मीडिया उनको लेकर। तो जो साल भर मीडिया जिसके ऊपर हमले करता है वो राहुल गांधी ही है। अब दूसरी बात है कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और इतना इम्पेशेंट सरकार क्यों है? एक तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P ने अभी 2 दिन पहले बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था का साइज 7.5% कम हो गया है। आप ग्रोथ रेट बताएं जीडीपी का, वो ग्रोथ रेट पिछले साल के ग्रोथ रेट के हिसाब से बताते हैं, जो कि माइनस में था। तो ग्रोथ रेट तो अभी भी माइनस में है, लेकिन साइज ऑफ इकोनॉमी वो 7.5% हो गया है। बेरोजगारी हम जान रहे हैं कैसी है। तमाम सारी पिछली सरकारों में जो विदेशी बड़े इन्वेस्टमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर में आए, फोर्ड कंपनी और जनरल मोटर्स, ये अपने इन्वेस्टमेंट जो है वाइंड अप करके देश छोड़कर जा रहे हैं। विदेशी जो बड़े प्रोजेक्ट लाने की तो बात छोड़ दीजिए, पेट्रोल LPG का हम जान रहे हैं, महंगाई का हम देख रहे हैं। तो कुल मिला के पूरी अर्थव्यवस्था में अफरा तफरी है, और उसमें जो भी कुछ बोलता है तो उस पे मीडिया पे अंकुश है, उस पे सच बोलने वालों पे अंकुश है, उस पे सोशल मीडिया पे ताले लगते हैं, उस पे तमाम तरीके से बोलने की आज़ादी के गले घोटे जाते हैं। जहां तक किसानों का बात है राजीव जी, करनाल में अभी भी आपने शुरू में चर्चा की, करनाल में अभी भी किसान जो है मोर्चे पे डटे हुए हैं। शर्म की बात है कि जिस अधिकारी ने ये कहा कि सर फोड़ देंगे,
उसके खिलाफ एक्शन की जगह उसको प्रमोट कर दिया, एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया गया। अब करनाल के ही दूसरे अधिकारी ये बता रहे हैं कैमरे के सामने कि अधिकारी तो वही करता है जो सरकार चाहती है। यानी सर फोड़ने की बात, किसानों के सर फोड़ने की बात खट्टर जी की तरफ से आई थी, और ये उनको चुनाव में काफी महंगा पड़ेगा जब भी चुनाव होंगे, और उसका असर पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं। जी राजीव सर, होगा। लेकिन दूसरी तरफ अमलेंदु जी, एक बार आपके पास आना चाहूंगा। हम उत्तर प्रदेश की भी बात भी कर रहे हैं, किसानों की बात भी कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी हैं तो जम्मू में राहुल गांधी, और इधर किसान जो हैं वो करनाल से लेकर के चंडीगढ़ तक, ये तमाम हम घटनाक्रम ऑलरेडी देख रहे हैं और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने मिशन 2022 की सियासी बिसात पर उतारने के लिए लगभग 40 प्रत्याशियों के नाम पहले ही तय कर दिए हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। इनमें पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, मौजूदा विधायक हैं, या चुनाव में नंबर 2 पर आने वाले प्रत्याशी भी शामिल हैं। 40 जो हैं, और कांग्रेस इन 40 प्रत्याशियों की सूची जो है जल्द ही जारी कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये तमाम बातें जो है कांग्रेस के अंदर खाने में चल रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दावा किया है कि प्रदेश को नफरत और बदहाली के दलदल से निकालने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। पार्टी के पराक्रम अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी सभी 403 विधानसभाओं में 24,000 कार्यकर्ताओं की विजय सेना बीजेपी सरकार की कारगुजारियों का जनता के सामने पर्दाफाश करने को तैयार है और करेगी, पर्दाफाश करेगी। कांग्रेस के ये तेवर बतलाते हैं अमलेंदु जी कि इस बार चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों को वो कड़ा मुकाबला देगी। शुरुआत में जैसे अभी कह रहे थे, प्रशांत जी ने भी कहा था कि कांग्रेस जैसे जैसे चुनाव का वक्त आएगा और मजबूती के साथ मुकाबले के लिए मैदान में दिखाई देगी। क्या इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने में जो है उसमें प्रियंका गांधी सफल हो रही हैं? थोड़ा सा प्रियंका को लेकर के आप क्या कुछ देख रहे हैं वो समझना चाहूँगा। और दूसरा, ये जो मुजफ्फरनगर से करनाल से चंडीगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश में इसका किसानों का क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, वो जरा बताइए। देखिए राजीव जी, प्रियंका गांधी मेहनत कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चित तौर पे वो मेहनत कर रही है, उसका शायद फल भी दिखाई देगा। और जो रणनीति प्रियंका ने अभी तैयार की है, और जो 12,000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा जो है वो यूपी में निकालने की जो योजना है, और शायद वो 2 अक्टूबर से निकलेगी। अभी उसकी तारीख तय नहीं है, शायद कल या परसों में वो तारीख तय हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि जब ये पदयात्रा निकलेगी या साइकिल यात्रा निकलेगी या जो भी यात्रा निकलेगी, 12,000 किलोमीटर लंबा रास्ता, जब ये से सीधा संपर्क स्थापित होगा। और अभी तक आप देखिए विपक्षी दलों में कोई भी जो इस तरीके से नहीं निकला है। 2012 के चुनाव में जरूर अखिलेश यादव जो थे वो अपनी साइकिल यात्रा लेकर के उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकले थे, उसका फायदा ही होता वो समाजवादी पार्टी को मिला था। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव अभी घर से निकले नहीं है, और प्रियंका गांधी जो लगातार रही है चुनाव में, मतलब चुनाव की तैयारी कह लीजिए उसको, या कांग्रेस को मजबूत करना कह लीजिए उसके लिए, या कह लीजिए जनता के मुद्दे उठाने के लिए, वो लगातार जो है वो यूपी में सक्रिय रही है। हालांकि वो दिल्ली से आती जाती रही है, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो पिकनिक करने के लिए आती हैं, तो मोदी जी भी यहाँ पिकनिक करने के लिए ही आते हैं उत्तर प्रदेश में। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मोदी जी कब से नहीं आए हैं और कितने समय बाद आए, ये भी देख लेना चाहिए। तो पिकनिक खैर यूपी में अच्छे, अगर पिकनिक स्थल बन जाए तो जाहिर सी बात है कि यूपी की आमदनी बढ़ जाएगी, कुछ बेरोजगारी यहाँ दूर होगी। तो मुझे लगता है कि अगर पिकनिक स्थल बनाने की बात की जा रही है यूपी को, तो अच्छा है, ये यूपी की सेहत के लिए भी अच्छा है कि ये पिकनिक स्थल बने। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही है पिकनिक बनाने के लिए आई है, तो बहुत अच्छी बात है। पर्यटन स्थल जो है यहाँ स्थापित होंगे, और कई राज्यों की तो जो मुख्य आय है वो पर्यटन से ही है। कई देशों की आय भी जो पर्यटन से ही होती है। तो पर्यटन जो है वो राजस्व का एक बड़ा स्रोत है। तो अगर यहाँ पर्यटन स्थापित हो रहा है, और पर्यटन अगर यहाँ बन रहा है, पर्यटन स्थल तैयार हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को नाराज होने की आवश्यकता क्या है? तो अच्छी बात है। चाहे उसे आप योगी जी का कह लीजिएगा प्रदेश, चाहे जिसका भी कह लीजिए, फायदा तो उत्तर प्रदेश का है अगर पर्यटन स्थल स्थापित हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो मुझे कमी अभी तक नजर आ रही है कांग्रेस की रणनीति में कह लीजिए, या प्रियंका गांधी की रणनीति में कह लीजिए, जो भी है, कि वो एक नया नेतृत्व जो तैयार किया जाना था अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें विफल रही है मुझको लगता है। और जो उनके सूबे के अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, तो उनका भी फोकस मुझे लगता है कि वो शायद
पार्टी के लिए तो है ही, लगातार वो संघर्ष करते हैं, और उसके साथ साथ वो स्वयं की छवि निर्माण जो है उसमें भी थोड़ा सा होता है। तो ये चीजें एक दिक्कत पैदा हो सकती है, और एक नई लीडरशिप तैयार होनी चाहिए थी, उसका जो है अभी अभाव दिख रहा है। दूसरा, जो किराए के लोग लेके आए जा रहे हैं इधर उधर से, वो भी जो है वो अच्छा पार्टी के लिए संकेत नहीं जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जमीन पे कार्यकर्ता है, उसके अंदर एक नया उत्साह है, और जिस तरीके से भी प्रशिक्षण शिविर हुए, पहले छत्तीसगढ़ में 100 कार्यकर्ताओं को ले जाकर के प्रशिक्षण कराया गया, उसके बाद फिर यहाँ जिले जिले में प्रशिक्षण हो रहे हैं। अब प्रियंका गांधी खुद बैठ करके जो है वो जोन वार जो है वो मीटिंग कर रही है कार्यकर्ताओं के साथ। हर दूसरे तीसरे रोज जो है वो किसी ना किसी जिले के या किसी न किसी मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो जूम पे जोड़ती हैं, लाइव संबोधित करती हैं। तो एक जो संपर्क मतलब कार्यकर्ता के साथ होना चाहिए वो स्थापित वो कर रही है, तो वो तो ठीक है। मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल जो है, उस मेहनत को जमीन पर उतारने का काम उनका जो सूबाई नेतृत्व है, सूबे की जो उनकी टीम है, वो कितना उसको आगे बढ़ा रही है, सवाल इस पे है। मुझे लगता है कि इस कमजोरी की तरफ भी जो प्रियंका गांधी को ध्यान देना पड़ेगा कि जो उनकी सूबे की टीम है, उस टीम को जो है वो थोड़ा सक्रिय किया जाए। मुझे लगता है कि 4-5 लोगों के अलावा ज्यादा लोग जो है वो सक्रिय उस टीम में नहीं है, और जो कायदे से जिनको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। लल्लू अच्छा काम करते हैं, एक शहनवाज आलम है उनके अल्पसंख्यक कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के हैं, वो भी ठीक ठाक काम करते हैं, लगातार अखिलेश यादव पे हमलावर रहते हैं और ऐसे सवाल खड़े करते हैं कि दिक्कत पैदा हो जाती है समाजवादी पार्टी के लिए उन सवालों के जवाब देने के लिए। और उनके सवालों से चिढ़कर ही अखिलेश यादव ने पूछा था कि लड़ाई जो है वो हमसे है या भाजपा से है। तो ये जो इस तरह की चीजें का इस तरीके के कार्यकर्ता कांग्रेस के पास और भी होते तो कांग्रेस को थोड़ा सा और ज्यादा सुविधा होती। मुझे लगता है कि अभी भी 5 महीने का समय है, और प्रियंका गांधी जब सड़क पर इस तरीके से उतरेंगी तो उसका फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। और मैं फिर कहूंगा कि जो सांप्रदायिक एकता की बात की जा रही है, वो चाहे राहुल गांधी की तरफ से की जा रही हो, चाहे प्रियंका गांधी की तरफ से की जा रही हो, या किसानों की तरफ से की जा रही हो, यही असल में सूत्र वाक्य। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती क्या है? भारतीय जनता पार्टी की मजबूती भी सांप्रदायिक विभाजन है, और उस सांप्रदायिक विभाजन को जो पाठ ले जाएगा वही जो है वो कामयाब होगा, और वही भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी से अगर निपटना है तो सांप्रदायिक एकता की बात आपको करनी ही पड़ेगी, सांप्रदायिक विभाजन की को पाटना पड़ेगा, और जो तमाम धर्मों जातियों के बीच में जो दूरियां पैदा हो रही हैं उससे भी उसको जो है वो पाटना होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी अपने अंदर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो अल्ट्रा लेफ्ट टाइप लोग आ गए हैं, और जो जिंदाबाद मुर्दाबाद जिनका जो है वो थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए कि वो कार्यक्रम रहता है, तो उनकी थोड़ा ध्यान दें कि उनको भी समझाया जाए कि आप कांग्रेस में हैं, अब आप जो है वो अल्ट्रा लेफ्ट में नहीं है, तो आपकी पॉलिसी जो है अल्ट्रा लेफ्ट वाली वो कांग्रेस में ना चलाइए, यहाँ की गांधी नेहरू की पॉलिसी है तो उसको यहाँ पे चलाया जाए। तो ये कुछ दिक्कतें जो हैं वहां अभी थोड़ी सी देखने में आ रही हैं। हालांकि मुझे लगता है कि कांग्रेस इन सब चीजों से पार पा जाएगी। और प्रशांत जी की बात सही है कि 2022 में जो है अच्छा सरकार ना भले ही ना बना पाए कांग्रेस, लेकिन जो 2024 की जो रूपरेखा तैयार होगी 2022 से, वो उसके लिए अच्छा एक ग्राउंड तैयार होगा। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्म करेगी। और ये भी हो सकता है कि 2022 में जो सरकार बने जिसकी भी, तो बिना कांग्रेस के ना बन पाए, ये परिस्थितियां भी जो है वो पैदा हो सकती हैं। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से आगे चीजें बनती हैं। बहरहाल कांग्रेस जो मतलब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में काम अच्छा कर रही है, और अखिलेश यादव भी जो है वो अब थोड़ा सड़क पर निकलना शुरू हुए हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब दोनों लोग जो है निकलें और अपनी अपनी ताकत बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो सांप्रदायिक विभाजन है उसको दूर करने का जो है काम वो इस पर प्रयास किया जाए। यही भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती जो है वो बांटो और राज करो की जो अंग्रेजों की नीति थी वही उनकी भी नीति है। तो इससे थोड़ा जो है इस पर काम करना होगा। मुझे लगता है कि किसान आंदोलन जो है इसमें एक बड़ा मील का पत्थर जो है वो साबित हो रहा है, और किसानों का संदेश अगर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया तो उसका लाभ होगा। दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा कांग्रेस को लेकर के। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर है, उनका रालोद के साथ गठबंधन भले ही है, लेकिन अगर रालोद में जैसे अब आ रही है चर्चाएं कि सपा से ज्यादा सीटों की मांग की है, शायद 70 या 60 सीटों की मांग की है 148 सीटों में से, और ऐसी स्थिति में अगर रालोद और सपा का गठबंधन टूटता है तो मुझे लगता है कि रालोद का फिर प्राथमिकता जो फिर कांग्रेस के साथ जाना होगा, क्योंकि ज्यादा सीटें उसको कांग्रेस के साथ जाने में मिल सकती हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो कांग्रेस का एक अच्छा गढ़ रहा है, खासतौर से ब्राह्मण और बनिया वोट जो है उस पर कांग्रेस का यहाँ
अच्छा असर रहा है बुरे समय में भी। जैसे गाजियाबाद से सुरेंद्र गोयल जी है, उसके कई बार सांसद रहे, अखिलेश दास भी रहे, उनके भाई हैं वो, क्या हरेंद्र अग्रवाल नाम है, वो MLC रहे। मतलब कई बड़े नाम जो इस तरीके के हैं जो जिनका यहाँ असर है। और दूसरा कि यहाँ जो गुर्जर समुदाय है उसमें भी कांग्रेस का थोड़ा अच्छा असर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये जाट, गुर्जर और मुस्लिम, ये जो अजगर और मजगर का जो समीकरण पहले चौधरी चरण सिंह वाला चलता था, अगर यहाँ बन जाता है तो मुझे लगता है कि फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो ये गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा एक तरीके से, और ये फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत होगी। अब देखना यही है कि समीकरण बनते किस तरीके, क्योंकि आज तो ठीक है सपा और रालोद का गठबंधन है, ये भी कमजोर नहीं है हालांकि, लेकिन इस गठबंधन की जो है वो टूट वही पे होगी जहां ज्यादा सीटों की बात आएगी। क्योंकि अखिलेश यादव भी जो है वो 70 सीटें मुझे लगता है कि रालोद को देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति बनती है तो भी मुझे लगता है कि दूसरा गठबंधन बनेगा वो भी कमजोर नहीं होगा, बल्कि वो कुछ और ज्यादा ही मजबूत हो सकता है। बाकी अब देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। मजबूत और कमजोर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक मजबूती और कमजोरी की बात उधर आज किसानों ने कही है। और खासकर आज जब चंडीगढ़ में किसानों ने एक सभा बुलाई थी जिसमें कुछ दलों को उन्होंने बुलाया था, और जो दल थे उसमें बीजेपी नहीं, पंजाब में जो चुनाव होना है उसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल, ये इन दलों के नेता तो आए थे। इन दलों के नेता को इनविटेशन तो किसानों ने दिया था, लेकिन बीजेपी को इनवाइट वहां पर नहीं किया गया था। और किसान यूनियन के, पंजाब किसान यूनियन के अध्यक्ष रुलदू सिंह मनसा ने कहा है कि ये देश का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है और हर कोई हमारा समर्थन कर रहा है, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिल रहा है, इसलिए हम निश्चित रूप से अंत में एक नतीजे पर पहुंचेंगे। ये कहना है पंजाब किसान मोर्चा के अध्यक्ष का, मनसा का। लेकिन यहाँ पर बात ये भी है, दिनेश जी थोड़ा आपके पास आना चाहूँगा, थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि बीच में व्यवधान आ गया था और चर्चा बहुत एक महत्वपूर्ण चर्चा ये बाकी है, इसलिए आप दोनों, दिनेश जी और प्रशांत जी, आप दोनों के पास बारी बारी करके आऊँगा, फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। यहाँ पर जो इन तमाम दलों को बुलाया गया था उसमें जो किसानों ने अपनी बात रखी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखी है कि आप लोग जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक चुनावी सभाएं मत कीजिए, चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो अभी मत कीजिए, मतलब अपने दलों का प्रचार प्रसार, उससे हमारा जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ेगा। ये दलील थोड़ा समझना चाहूंगा। दूसरी बात कि बीजेपी का वहां पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है किसानों ने, लेकिन शिरोमणि अकाली दल का बहिष्कार नहीं किया, उनको बुलाया गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों की इस भावना को सभी राजनीतिक दलों को मेरे ख्याल से गंभीरता से समझना चाहिए। किसानों के एक ही मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। वो उन्होंने ओपन कर दिया है, उन्होंने मुजफ्फरनगर के पंचायत में बात उन्होंने क्लियर कर दी है। और ये बात सच है कि अगर अभी अमलेंद्र जी अजगर मजगर वाला समीकरण बता रहे थे, तो अगर ये होता है तो फिर ये इसमें समीकरण गड़बड़ आएंगे। अब जैसे ये जो मजगर वाला जो मामला है, तो इसमें से मगर तो एक तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जा उधर ही चला गया है। तो ये मगर कांग्रेस के पक्ष में हो सकता है, लेकिन जो अजगर है वो तो उनके पक्ष में है। ये जो उनकी किसानों की आशंका ये है कि भाई ये जो सपा और रालोद में भी कहीं खटपट होने पड़ जाए, और कहीं कांग्रेस अगर इस अपनी शक्ति परीक्षण पे आ जाती तो इसमें ऐसा ना हो कि जो चीज जो हम चाह रहे हैं कि भाई जहां जिसकी क्षमता वहां वो लड़े और जीते, लेकिन भाजपा को है वो कहीं वो ना हो जाए, कहीं वोट इस तरह ना बढ़ जाए कि जो है वो भाजपा फायदे में पहुंच जाए। अगर ऐसी सीटों पर देखिए भाजपा का एक साइजेबल वोट इंटैक्ट है, और जो बाकी जो वोट है उसको अगर वो डिवाइड होता है, अगर समाजवादी पार्टी में समान रूप से लड़ रही है और कांग्रेस को भी हम उसी स्ट्रेंथ में लेके चल रहे हैं, तो ये वोट तो बढ़ जाएगा। तो इस वोट के बंटवारे में भाजपा को फायदा होना है। तो किसानों का लगभग संदेश यही है कि भाई ऐसा नहीं करो कि तुम्हारे सिर फुटबॉल में हमारा आंदोलन ही फेल हो जाए, फिर किसान भी बटेगा, आपका वोटर, आप उसको बांटना चाहोगे, तो आप उसको ब्राह्मणों को अलग करोगे, इसको करोगे, उसको करोगे, आप अपने समीकरण बनाओगे, इसमें खेल खराब कर दोगे हमारा।
तो किसानों की मंशा ऐसा है। एक बात मैं नरेंद्र जी अमरेंद्र जी की थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा, अखिलेश जी के बारे में जो उन्होंने कहा कि तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपोजिशन में सबसे जल्दी एक्टिव होने वाले नेता हैं। उन्होंने तमाम छोटे दलों से वो कोरोना काल से लगातार संपर्क कर रहे हैं, और जो आप ये समझे कि अपना दल को 9 सीटें मिल गई थी, तो ये जो वोट बैंक है, इस वोट बैंक को भी अपने साथ जोड़ने के उन्होंने काफी प्रयास किए हैं। जो छोटे छोटे घटक हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया। दूसरी बात, वो कांग्रेस तो अब रैली प्लान कर रही है, लेकिन इस समय अखिलेश यादव की 6 तरह की रैलियां निकल रही है उत्तर प्रदेश में। उसमें जो प्रबुद्ध वर्ग वाला अलग चल रहा है, दलितों का अलग चल रहा है, किसानों का अलग चल रहा है, वो लगातार एक्टिव है। तो उसका भी एक इम्पैक्ट अपने अपने क्षेत्र में होता जा रहा है। मैं किसानों के साथ यहाँ पर अपनी राय रखता हूं कि इस समय कांग्रेस को भी, ठीक है, कांग्रेस को एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और उसको अपना आधार खोजना चाहिए, उसको अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस लूट में वो इस तरह से वोटों का बंटवारा हो जाए कि वो उनको तो नहीं जीतना है, लेकिन जिसको जीतना चाहिए वो भी ना जीत पाए। जो साइकोलॉजिकल युद्ध है चुनाव से पहले का, उसमें इस समय अखिलेश नंबर 1 पे हैं, वो अभी आगे चल रहे हैं डेफिनेटली। और अगर हम उसको खत्म, अखिलेश पे वो नाटिके का नहीं है, और मैं मान रहा हूं कि जो अपोजिशन बाकी बचता है उसमें कांग्रेस का जो एक फेस है, जिसको वो अपना तारणहार बना रहे हैं, प्रियंका के चेहरे में वो ड्रामा फैक्टर है, और उसको उन्हें आजमाना चाहिए, उसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन अगर वो रणनीति इस तरह बनाए कि जहां जो उनके ऐसी सीट्स हैं जिनको आसानी से ले सकते हैं, उन पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, अपने 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 नेटवर्क को उनको एक्टिवेट करना चाहिए, लेकिन अगर वो जो जहां किसान इकट्ठा हो, माना अगर जाटों में भी वोट डालेंगे तो फिर कांग्रेस वहां लोग अच्छा भाव नहीं देंगे कांग्रेस को वहां पर, और इस बंटवारे के चक्कर में कांग्रेस का अपना भी नुकसान हो सकता है, उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। अब इस तरह जातीय कार्ड कांग्रेस को नहीं खेलना चाहिए। अगर आप भूपेश बघेल को ला करके कि उन्होंने अपने पिताजी को अरेस्ट कर दिया और ये कर दिया, ब्राह्मणों के खिलाफ ताल ठोक दी, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने पर, तो अगर आप कोई रणनीतिकारी सोचता है कि किसान, हम एक ब्राह्मण का पक्षधर चेहरा ला करके चुनाव जीत लेंगे, तो फिर आप समझिए कि 55% पिछड़े भी हैं, जिनकी लड़ाई नंदलाल बघेल लड़ते रहे हैं, दलितों की लड़ाई वो लड़ते रहे। तो कांग्रेस को बहुत सोच समझ करके अपनी रणनीति बनानी चाहिए, और तेरे पांव पसारे जाति लांबी खैर वाली कुछ है भाई, उस हिसाब से अगर कांग्रेस रणनीति बनाएगी तो कांग्रेस को भी फायदा होगा, और इस देश सबसे बड़ी समस्या, भाई इस देश के लोकतंत्र को फायदा चाहिए, क्योंकि देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये अंधों का लोकतंत्र हो गया है, अंधभक्तों का लोकतंत्र हो गया है, अन्याय का लोकतंत्र हो गया है, संविधान को मारने वालों का लोकतंत्र हो गया है, आदमियों की हिंसा करने वाले, हत्या करके जैसे अब आज कल मेरे पास एक वीडियो आया, उसको देख के एक किसी की का कत्ल किया जा रहा है, और उसमें वो एक न्यूज पोर्टल का वो है, वो व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें उसको डाला गया है, और उसमें कहा गया कि जय श्री राम, इसको अधिक लोगों तक फैलाए। तो इस तरह की जो चीज हरकतें हो रही हैं, जो इस तरह की मानसिकता के हैं, उनको हराने की बात है इस चुनाव में होनी चाहिए। जो इस लोकतंत्र को रसातल पे ले जाना चाहिए, जो मतलब थोड़ा सा जागरूक समाज है उसको पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए इस चुनाव में। मेरी अपेक्षा ऐसी है, और किसान आंदोलन लगभग इसी अपेक्षा के तहत ये बात राजनीतिक दलों को कह रहा है कि भाई ऐसा ना करो, आपस में सर फुटबल ना करो, वरना तुम सब सारे खेल बिगाड़ दोगे। यकीनन अगर कांग्रेस ये अपोजिशन लीडर जो है अभी से हंगामा मचाना शुरू करते हैं, जगह जगह जाकर के आपस में सर फुटबल करते हैं, तो उसका असर ग्राउंड लेवल पड़ेगा, उन वोटर से पड़ेगा जो इस समय किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, वेतनभोगी लोगों के रूप में, हर वर्ग त्रस्त है, जो अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, बेरोजगारों के रूप में जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो महंगाई हमारे लोगों के रूप में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनकी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। तो किसान आंदोलन की जो अपील है, मेरे ख्याल उसको सही ढंग से समझा जाना चाहिए। जी राजीव जी।
ढंग से समझा जाना चाहिए। आखिरी कमेंट चाहूंगा और सीधा आना चाहूंगा प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, किसानों के आंदोलन को लेकर के भी हम चर्चा कर रहे हैं और खासकर जैसा हम लिख भी रहे हैं कि राहुल प्रियंका और किसान किसका करेंगे खेल तमाम। तो राहुल प्रियंका की बात और किसानों की बात हम लगातार कर रहे हैं पिछले घंटे भर से, हालांकि बीच में थोड़ा सा टेक्निकल डिस्टरबेंस आने के कारण काफ़ी सारे दोबारा इस प्रोग्राम को शुरू करना पड़ा, इसलिए आप सबसे माफ़ी भी चाहूँगा। टेक्निकल प्रॉब्लम, बारिश भी हो रही है और उसमें आप जानते हैं कि इंटरनेट और तमाम चीज़ों के ज़रिए हम आप तक पहुँचते हैं, तो इंटरनेट में व्यवधान आने के बाद सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। खैर प्रशांत जी आपके पास, आप भी दूर बैठे हुए हैं, ये जो आज जो किसानों की अपील है, इसी सवाल के साथ मैं दिनेश जी के पास भी आया था। दिनेश जी ने भी बहुत साफगोई से अपनी बातें रखी हैं। किसानों की अपील कि आप और बीजेपी को छोड़ करके तमाम दलों को उन्होंने जो अपील की है कि अभी जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती है तब तक आप चुनावी रैलियां न करें, इससे हमारा आंदोलन कमजोर होगा। इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, किसान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और पश्चिम बंगाल में भी नतीजे कुछ भी रहे हों, किसान वहां गए और एक बड़ा आंदोलन वहां पे किसानों की तरफ से हुआ। वो आंदोलन था कि बीजेपी के अलावा आप किसी को भी वोट दें, और जो इतनी बुरी हार बीजेपी की इतनी ताकत लगाने के बाद हुई है, लगातार रैलियां नरेंद्र मोदी की वहां हुई, अमित शाह की हुई, वो और मीडिया का सहयोग रहा, उसका एक वजह वो कैंपेन भी था जो किसानों के पक्ष में कुछ बुद्धिजीवियों ने चलाया था, और वो उसी के जैसा कुछ उत्तर प्रदेश में मैं होते दिख रहा हूं। एक बात। दूसरी, देखिए राजीव जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चा बार बार आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो तीन बहुत, जैसे मैंने शुरू में चर्चा की कि बीजेपी जो लगातार जीत रही है वहां पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो बड़ी प्रयोगशालाएं लगाई गई। एक मुजफ्फरनगर के दंगे और दूसरा कैराना में हिंदुओं का विस्थापन की झूठी खबर। वैसी एक खबर अभी हाल फिलहाल मुरादाबाद से भी प्लांट हुई, जिसको पुलिस ने ही जो है वो गलत साबित कर दिया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी बहुत चिंतित है, और किसान आंदोलन की जमीन भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है। किस तरीके से मुजफ्फरनगर का नैरेटिव पिछले 2013 से लेके 2021 तक बदला है, वो हमने शुरू में चर्चा की। अब देखिए, वहां पे अगर हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इनकी तुलना करें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं कहूंगा कि कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। वो ये है कि अखिलेश यादव की दावेदारी भले ही बड़ी सबसे मजबूत दिखाई देती हो बीजेपी के सामने, लेकिन अखिलेश यादव अपने समर्थकों और अपने मतदाताओं की कुछ मजबूरियों के चलते आरएसएस के प्रति उतना मुखर नहीं हो पाएंगे जितना कांग्रेस है या जितना राहुल गांधी है। और एक उसका एक डिफरेंट तरीके का, एक अलग तरीके का संदेश उत्तर प्रदेश में जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ, जाहिर सी बात है कि माइनॉरिटीज के तमाम लोग ये चाहेंगे कि आरएसएस के खिलाफ भी लोग बोलें जिनको हम वोट दें। तो ये काम अखिलेश यादव आरएसएस के खिलाफ इतना मुखर होके नहीं बोल पाएंगे या पीछे नहीं बोलते रहे। मायावती जी बीजेपी के खिलाफ तो बोलेंगी, लेकिन काफी संभल कर, और आरएसएस के खिलाफ तो वो भी नहीं बोल पाएंगी। तो जहां तक सांप्रदायिकता का मामला है और सांप्रदायिक राजनीति के जो भुक्तभोगी नागरिक हैं, उनको संदेश तो सबसे मजबूती से कांग्रेस ही दे सकती है। अब कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस के पास रेफरेंस पॉइंट नहीं है विधानसभा चुनाव में। रेफरेंस पॉइंट का मतलब कि कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री एनडी तिवारी 1989 में थे उत्तर प्रदेश के, वो भी अविभाजित उत्तर प्रदेश के।
जिस सीट से चुनाव जीतकर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो सीट अब उत्तराखंड में है, काशीपुर से। तो उत्तर प्रदेश में रेफरेंस पॉइंट कांग्रेस का नहीं, इसलिए कांग्रेस सर्वे में भी, विश्लेषणों में भी कांग्रेस नदारद दिखती है। लेकिन जिस तरीके से कोशिशें पिछले समय हुई हैं, मुझे लगता है कि तमाम सारी बातें गलत साबित हुई। कांग्रेस के अंदर क्षमता सरप्राइज देने की है। 2009 में 21 लोकसभा की सीटें कांग्रेस ने कैसे उत्तर प्रदेश से जीत ली थी, उसका ठीक विश्लेषण आज भी नहीं हुआ 18% वोट शेयर के साथ। तो कांग्रेस के पास सरप्राइज देने को, कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। अब 6% वोट शेयर से नीचे क्या खोएंगे, या 2 लोकसभा सीटों से नीचे और कहां जाके खोएंगे। तो कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए वो बहुत रिस्क लेकर और बहुत मुखर होकर चुनाव मैदान में दिख रहे हैं। और जहां तक आरएसएस की बात है, वो स्पष्ट संदेश केवल उत्तर प्रदेश में कोई दे सकता है तो वो कांग्रेस ही दे सकती है। वही दे रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राजीव जी, बहुत सारी बातें हैं और बहुत कुछ अभी बाकी है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे बहुत सारी बातें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे 3 साथी लगातार बने रहे। दिनेश जुयाल जी सीधे देहरादून से जुड़ते हैं हमारे साथ, दिनेश जी, और साथ में प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप तीनों को बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप तीनों जुड़े हमारे साथ, व्यवधान के बाद भी बने रहे। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबको कि आप लोग लगातार बने रहे और अपने विचारों से अवगत कराते रहे। और इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करना चाहूँगा और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई खबरों के साथ और देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उसके साथ। तो आज मुझे दीजिए इजाज़त और आप जुड़े रहिए देशबंधु के डीबी लाइव के दूसरे प्रोग्राम के साथ। और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।